नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। अगर आप लोगों ने अब तक उस लेक्चर को नहीं सुना है, उस स्पीच को नहीं सुना है जो कि अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा संसद के अंदर दिया गया है, उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि वो काफी इफेक्टिव है। लेकिन उस स्पीच के अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका चुनाव हो सकता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के किया होगा या फिर हो सकता हो कि नासमझी में भी किया होगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक एक स्पीच है। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने जो कदम उठाया था यूएन में जाकर कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, इसको लेकर जो भी मामला था, इसको लेकर नेहरू जी यूएन के अंदर गए थे। इन तमाम मामलों के लिए अमित शाह जी ने यह कहा कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं थी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो संसद के अंदर किया गया है। लेकिन हम लोग लेक्चर के अंदर आगे बढ़े उससे पहले एक शख्सियत जो है उनसे मैं आप लोगों की मुलाकात करवा देना चाहता हूं, और वो ये है शाह फैसल। 2009 के अंदर आईएएस के टॉपर हैं, जिन्होंने जैसे ही सिलेक्शन लिया उसके बाद में प्रधानमंत्री मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा उस समय उनको सम्मानित किया गया और वहां पर इनवाइट किया गया। एक बार इनकी पृष्ठभूमि पर हम लोग नजर डालें तो स्किम्स जो मेडिकल कॉलेज है वहां से इन्होंने एमबीबीएस की है और वर्तमान में एज ए फिजिशियन जॉब कर रहे हैं। बोला सर आप तो भी कह रहे थे कि आईएएस बन चुके हैं, फिर फिजिशियन का जॉब कैसे कर रहे हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। जब इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया तो रिटर्न एग्जाम के अंदर आउट ऑफ 2000 इन्होंने 1136 मार्क्स जो है वो गेन किए, जबकि इंटरव्यू के अंदर 300 में से 225 जो कि बहुत जबरदस्त मार्क्स हैं। यहां पर देखिए टोटल 2300 मार्क्स में से 1361 मार्क्स 59.17% जो है इन्होंने मार्क्स गेन किए। ये जो 225 मार्क्स आप लोग देख रहे हैं ये किन की बदौलत है? ये इनकी बदौलत है। मतलब उस समय आईपीएस ऑफिसर अब्दुल गनी इनका नाम है। 2007 के अंदर इनसे जो है वो शाह फैसल दोनों की मुलाकात होती है। ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनसे शाह फैसल इतने प्रभावित थे कि इन्होंने यानी कि शाह फैसल ने यह ठाना कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, और उसके बाद में 2009 में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। लेकिन जल्द ही उनका मन जो है यूपीएससी से उठ जाता है और उसके बाद में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी खुद की खड़ी की, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। इस पार्टी का गठन जो है वो उनके द्वारा किया गया और बहुत सारे जो मूवमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर वो शाह फैसल के द्वारा वहां पर चलाए जाते हैं। अगर हम लोग एक पृष्ठभूमि की और बात करें तो इनके फादर जो है उनका नाम था गुलाम रसूल शाह। नाम था इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनके जो फादर थे वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, जिनका मर्डर किया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा 2002 के अंदर। इनकी जो मदर है वो है मुबीना शाह, जो कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। मतलब जब ये अपने जवानी के दौर के अंदर थे 2002 के अंदर इनका जन्म, शाह फैसल जो है इनका जन्म 17 फरवरी 1982 को हुआ था और 2002 लगभग ये मान के चलिए कि 20 साल के हो चुके हैं। उस समय उनके पिता की यहां पर जो है हत्या कर दी जाती है। उससे इनके मानसिक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा होगा आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने आईएएस की जो जॉब है उसको छोड़ दिया और अब जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एज ए फिजिशियन, एज ए पॉलिटिशियन वर्क कर रहे हैं। बोला सर आपने यहां पर इस बात का जिक्र क्यों किया है? जनाब जिस बात का जिक्र हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए था, उसकी सबसे बड़ी याचिका लेकर शाह फैसल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। शाह फैसल के साथ में 22 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची थी, लेकिन यहां पर संसद के विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई आपको रोक कौन रहा है? ब्रिंग बैक पीओके, यानी कि हु इज स्टॉपिंग यू, मतलब आपको रोक कौन रहा है? पीओके जो है उसको वापस ले आइए। मतलब जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है और भी कई जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं बीजेपी के लीडर्स को, खासतौर पर अमित शाह को, और कहें तो इंडिया अलायंस जो है वो कह रहा है कि भाई आपको रोक कौन रहा है, आप जाकर ले आइए पीओके को। रोकने को जो है आपको रोकने वाला कौन है? यहां पर दो व्यक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यहां पर शिवसेना की एमपी हैं, इन्होंने कहा कि भाई ले आइए, पीओके के लिए मना कौन करता है? खास तौर पर ये देखिए प्रमोद तिवारी हैं जो कि कांग्रेस से रिलेट करते हैं, ये एमपी है, इन्होंने कहा भाई हमने कभी बीजेपी को रोका नहीं है, बीजेपी चाहती तो पीओके ले आती। रुक जाइए जनाब, थोड़े दिन आ जाएगा, तसल्ली रखिए। अमित शाह ने जब अपने स्पीच को कहा उस समय इन्होंने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर हुआ है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को
अंधकार में रखा गया है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ घटनाओं का जिक्र किया कि भाई पिछले जो है 7-8 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आर्टिकल जो 370 हटा है उसके बाद में पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वहां पर नहीं हुई हैं। बाजार आमतौर पर जैसे सामान्य तौर पर खुलते हैं वैसे ही खुलते हैं। और अमित शाह जी ने नेहरू जी के बारे में एक जबरदस्त टिप्पणी की और यह कहा कि उस समय नेहरू जी जब यूएन के अंदर पहुंच गए थे तो उन्होंने मिस्टेक नहीं की थी, ब्लंडर मिस्टेक जो है वो की थी। यहां पर हम लोग अगर पीएको के इस मामले को समझना चाहें तो आप लोग देखिए कि राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के उस समय शासक थे, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे। और उस समय जब पाकिस्तानी फिदाइन या पाकिस्तानी सेना यहां पर हमला करने के लिए आ चुकी थी, उस समय राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अपने नागरिकों को छोड़कर दिल्ली जा पहुंचे थे और सरदार पटेल से यह कहा था कि भाई आप जो है हमारी जो है सेना वहां पर भिजवाइए, क्योंकि पाकिस्तानी जो सेना है वहां पर प्रवेश कर चुकी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि भाई पहले आप विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर कर दीजिए, उसके बाद में हमारी सेनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाएंगी और उनको बाहर कर देंगी। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया हरि सिंह के द्वारा और उसके बाद में वो सेनाएं जो है जैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचती है, जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद हमारी सेना ने इनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जैसे ही ये पीछे धकेलना शुरू करते हैं, इसी बीच में नेहरू जी एक गलती करते हैं जो कि अमित शाह के द्वारा एक गलती कही गई है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। अमित शाह जी ने कहा कि भाई ये जो है वो एक मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हुआ है कि ये यहां से फिदाइन बाहर नहीं निकले हैं और वो यूएन जाकर पहुंच गए हैं और इसीलिए फिर यूएन की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि जो जहां पर है वो वहीं पर रह जाए। इसलिए आज जो एलओसी की लाइन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये एलओसी की लाइन यहां पर बनी हुई है। अब भारत ये चाहता है कि यहां पर रेफरेंडम तब हो जब यहां से एलओसी जो है वो यहां तक आ जाए, मतलब बाउंड्री जो है वो हमारी इंडिया की पहले वाली बाउंड्री तक आ जाए, उसके बाद में हम लोग यहां पर रेफरेंडम करवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि पहले रेफरेंडम हो, बाद में डिसाइड करेंगे। मामला यहां पर अटका हुआ है, ठीक है। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं यहां पर, ये पाकिस्तान के द्वारा चाइना को जो है वो गिफ्ट किया गया है। एरिया क्रेडिट बाय चाइना बाय पाकिस्तान, यहां पर जो है वो चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है। किसकी जमीन थी बताइए? पाकिस्तान के पास में किसकी जमीन थी? ये हमारी इंडिया की जमीन थी, लेकिन पाकिस्तान कब्जा बैठा है। अक्साई चीन को जो है, मतलब अक्साई चीन मतलब चाइना को जो है ये बेसिकली लैंड सौंप दी गई है। चाइना ने भी हमारे यहां पर 1962 के अंदर जब वॉर हुआ था उस समय ये जो जमीन है उसको हथिया लिया था। इसके साथ में यहां पर टॉप लेवल पर आप लोग देखते हैं तो यहां पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एक घाटी स्थित है जिसको हम लोग कहते हैं नुब्रा घाटी, और नुब्रा घाटी से एक नदी जो है नुब्रा नदी भी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर इतना ऊंचाई पर स्थित है कि यहां पर पहरा देने वाले हमारे जो सैनिक हैं वो बड़े ही यानी कि जाबाज सिपाही हैं जो कि यहां पर जूझते हुए हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को उनका हर परिस्थिति के अंदर सम्मान करना चाहिए। जब अमित शाह ने इस स्पीच को दिया तो यह कहा कि बेसिकली दो मिस्टेक जो है वो कौन कौन सी थी। पहली ब्लंडर मिस्टेक ये थी कि डिक्लेयर ए सीज फायर, मतलब जो सीज फायर डिक्लेयर किया गया था कि जो जहां है वो वहीं पे रह जाए, सबसे बड़ा ब्लंडर जिसको कहा गया है ब्लंडर वो यही था। दूसरा ये है कि इंटरनल इशू टू यूनाइटेड नेशंस, जब नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गए अपने इंटरनल इश्यूज को लेकर, यह दूसरा बड़ा ब्लंडर था। इसको कोट जो है वो अमित शाह जी ने किया और इस बात का जिक्र जो है वो पूरे आज भारत के अंदर हो रहा है। यहां पर देखिए ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं बीच में खड़ी हुई, ये महिला जो है इनका जन्म 1949 के अंदर होता है। इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। जिस समय भारत आजाद होता है उसके कुछ समय बाद ही जो है इनका जन्म हो जाता है। मतलब भारत की वो तमाम परिस्थितियां जो है इन्होंने अपने बचपन के अंदर जरूर देखी होंगी। रंजना प्रकाश देसाई जो है इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का परिसीमन किस तरीके से किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिसीमन तब किया जाता है जब मान लीजिए कि विधानसभा की सीटें हैं या संसद की जो सीटें हैं इनको बढ़ाना हो घटाना हो। इस परिस्थिति के अंदर परिसीमन जो है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है और उसकी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के लिए जो किया जा रहा था उसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई थी, जिन्होंने हाल ही के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद को सौंप भी दी थी। उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बेसिकली जम्मू के लिए जो 37 सीट है उसको इंक्रीज करके 43 कर दिया जाए, लेकिन कश्मीर के लिए जो सीट है उसको 47 कर दिया जाए। यहां तक कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके लिए 24 सीट जो है उसको रिजर्व कर दिया जाए। जब भी हम लोग पीओके को लेंगे और लेकर रहेंगे उस समय ये जो 24 सीट है ये बेसिकली उस समय हम लोग उनको अलॉट कर देंगे। खास तौर पर यहां पर यह भी कहा गया अमित शाह के द्वारा कि बेसिकली वहां के जो लोग हैं इनको राइट्स जो है वो दिए जाएं, लेकिन राइट्स की जगह राइट नहीं उनको दिए जाएं,
राइट रेस्पेक्टफुली, उनको जो राइट्स दिए जाएं वो बहुत सम्मानजनक दिए जाएं। मान लीजिए कि आप मेरे घर आए हैं और मैंने चाय नाश्ता करवा दिया है, ये तो है इज्जत करना, लेकिन मैंने कहा कि घर पे वापस से आइएगा और फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, ये हुआ कि सम्मानजनक जो है वो मैंने आपका यहां पर आदर किया है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके साथ में ही जम्मू कश्मीर, अमित शाह जो है जिस चीज पर बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है 2023, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और यह कहा कि बेसिकली अब तक जो है जम्मू कश्मीर के लोग एक इनजस्टिस और एक इंसल्ट जो है उसको फील कर रहे थे, लेकिन भारत अब तक उनको इग्नोर करता हुआ आया था। अब जो है वो इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो है 2004, उसके तहत जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर शेड्यूल कास्ट या फिर हम लोग बात करें शेड्यूल ट्राइब या अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब जितने भी एजुकेशन सिस्टम है वहां पर रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए उसको थोड़ा सा एनहेंस किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि वहां पर बेनिफिट जो है वो और भी ज्यादा मिल सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसको अमेंडमेंट करते हुए उसके अंदर 2 नए सेक्शन इंक्लूड करेंगे, 15A और 15B, ताकि वहां पर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए एक सीट जो है रिजर्व हो सके और कोशिश ये करेंगे कि वो सीट किसको जाए, महिला को जाए। दूसरा, जो भी पीओके वाले क्षेत्र से लोग आकर जम्मू कश्मीर में बसे हैं उनके लिए भी एक सीट जो है 1 मेंबर फ्रॉम डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर टू द जम्मू एंड कश्मीर, अगर वहां पर आ रहे हैं तो एक सीट जो है पीओके से आने वाले व्यक्ति के लिए एक सीट जो है यानी कि उनके रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर रखी जाएगी। यहां पर 2 आर्टिकल का जिक्र किया गया है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 370। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 1 का कहना यह है बेसिकली, जो कि हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है, यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जितने भी भारत के राज्य हैं वो एक यूनियन की तरह भारत के अंदर रहेंगे। और आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देता है, जहां पर केंद्र के द्वारा मदद और भी कई प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर को वहां पर प्रोवाइड होते थे। इसी तौर पर भारत का अभिन्न अंग जो है वो जम्मू कश्मीर कहलाता था। लेकिन 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो एक अस्थायी प्रावधान था, जिसको 5 अगस्त 2019 को एक बिल लाकर वहां से रिमूव कर दिया गया था। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है वहां से आर्टिकल 370 को हटाया गया, स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है वहां से हटा दिया गया। और यह फैसला जो है वो 4 साल 4 महीने 6 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो अभी हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। इसमें यह कहा गया है कि 370 को जो हटाया गया है निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश जो है वो वैध मानते हैं। आर्टिकल 370 का हटने का जो प्रावधान है वो यूं ही जारी रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि राज्य के अंदर मतलब जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव अवश्य होने चाहिए, वहां पर इलेक्शन जो है अब कंडक्ट होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार जो है आप लोग जम्मू कश्मीर की याचिका को यहां पर लेके आएंगे तो इससे सभी लोगों के अंदर अराजकता जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी, इससे बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है, इससे संविधान के ऊपर, हमारे संसद के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा हो सकता है। इसलिए जो वैलिड पॉइंट है उनको ही आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील जो है वो खारिज कर दी कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो बिल्कुल वैध है, वो हटा रहेगा। बस हम लोग ये अनाउंस करते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये हटने के बाद अब इलेक्शंस जल्द से जल्द हो और साथ में जम्मू कश्मीर राज्य को जल्द से जल्द जो है वो बहाल किया जाए और एक राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए, मतलब स्टेट का प्रोविजन जो है उसको दे दिया जाए। क्योंकि ये आंतरिक संप्रभुता जो है, राज्य से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता जो है वो जम्मू कश्मीर की नहीं है, राज्य के तौर पर अब उसको मान्यता दे दी जाए। ठीक है, तो ये तमाम डिस्कशन जो है वो ये है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने यह सुना कि अमित शाह जी ने क्या कहा, हम लोगों ने यह देखा कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर्टिकल 370 को हटाकर क्या वाकई में सही किया गया है, क्या गलत किया गया है। आप लोगों के कमेंट का जो है मुझे इंतजार रहेगा। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है पेपर 1 पेपर 2 के लिए फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।